Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover Chapter 3, Our Changing Earth of Geography, Class 7th. इस वीडियो में हम नोट्स देखेंगे प्लस फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. So let's start it. The lithosphere is broke down into a number of plates known as a lithospheric plate. अब आप जिस लैंड पे रहते हो, आप ज़मीन पे रहते हो, उसके उस ज़मीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं. बहुत बड़ी, कुछ छोटी. छोटी का मतलब भी ये नहीं है, छोटी का मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, और फिर उससे भी बड़ी. समझ लो ये पूरा इंडिया से इतनी तो एक लिथोस्फेरिक प्लेट होती है. ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमारे लिथोस्फेयर के नीचे. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉज द चेंजेस ऑन द सर्फेस. और जब ये प्लेट, सोचो आप इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, अगर ये थोड़ी से भी हिलें तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ अर्थ के ऊपर जो जितनी भी घर वगैरह है, इन सब में आपको थोड़ा सा फील होगा कुछ, ठीक है. तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, या तो ये फीलिंग्स ऐसी होंगी. अब समझ लो जिस ज़मीन के नीचे प्लेट हिली, क्या पता उस ज़मीन के ऊपर वॉल्केनो हो, तो जैसे ये प्लेट हिली क्या पता वॉल्केनो फूट जाए. अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा, जिस ज़मीन के नीचे ये प्लेट हिली, क्या पता उसके ऊपर घर हो, ठीक है, तो अर्थक्वेक आएगा तो वो घर वगैरह गिर सकता है, ठीक है. तो अगर ये मूवमेंट, इन प्लेट्स का मूवमेंट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सरफेस पे चेंज आएगा. द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर. अब ये फोर्स अगर अर्थ के ऊपर आता है तो हम इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे, लेकिन अगर अर्थ के अंदर ही कुछ हो जाए इसकी वजह से तो हम इसको कहेंगे एंडोजेनिक फोर्स. क्या कहेंगे? एंडोजेनिक. So the force that act in the interior of the earth is called as an endogenic force, while the force that work on the surface of the earth is called an exogenic force. ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में भी बस इतना ही बता रखा है कि एंडोजेनिक फोर्स में होता है अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सब जो अर्थक्वेक आता है वो किसकी वजह से आता है? जो ज़मीन में नीचे हलचल हो रही है उसी की वजह से होता है, ठीक है. और वॉल्केनो भी किसकी वजह से आता है? प्लेट्स की वजह से आता है. और प्लेट्स किसके बीच में फंसी हुई हैं? मैग्मा के बीच में ना. तो एक्सोजेनिक फोर्स कॉज वेदरिंग, erosions and depositions. सो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होगा? वेदरिंग होगा, इरोजन. वेदरिंग प्रोसेस आपको पता है कि जब पत्थर टूट के सॉइल बन जाते हैं. एंड इरोजन प्रोसेस होगा जब जो हमारी जो लैंड है उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की, कौन सी? ह्यूमस, जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, वो सॉइल अगर उड़ वगैरह सी जाती है, ठीक है, वो पूरा लेयर उड़ जाता है, इरोजन हो जाता है उसका. और डिपोजिशन मतलब वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है. अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रही हैं, तो इससे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कॉज्ड मोर डिस्ट्रक्शन. अब मुझे बताओ, इरोजन से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो से? अर्थक्वेक और वॉल्केनो से. सो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. अब ये कुछ टेबल बनी हुई है, बस इस टेबल को आपको ध्यान रखना है. अर्थ मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक में सडन फोर्सेज होता है जो अचानक से हो जाते हैं, एंड डायोस्ट्रोपिक फोर्सेज होते हैं. सडन फोर्सेज में जैसे अर्थक्वेक हो गया, एग्जाम्पल याद रखना. अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ. सडन फोर्सेज में अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें अचानक से हो जाती हैं. लैंडस्लाइड क्यों होता है? कभी प्लेट वगैरह हिल गई तो इस वजह से. डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है बिल्डिंग या फिर माउंटेन्स. अगर ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं तो बिल्डिंग टूट गई, माउंटेन टूट गया, ठीक है, तो डायस्ट्रोफिक फोर्स हो गए. अब इरोजनल और डिपोजिशन क्या होता है? रिवर, विंड, सी केव्स, ग्लेशियर्स, ये क्या सब क्या होता है? ग्लेशियर्स. अब ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल कर कहीं जाकर पानी में बदल गई. सी वेव्स, कोई सी वेव्स उठ के जाकर किसी किनारे पे जाकर ऐसे डिपोजिट हो गई. विंड की वजह से इरोजन हो गया. तो ये सारी चीज़ें इरोजन और डिपोजिशन में हेल्प करती हैं. इरोजन मतलब कहीं से कोई चीज़ उड़ा के ले जा रही है और डिपोजिट कर दे रही है उसको कहीं जाके, ठीक है. तो एंडोजेनिक में ये है, एक्सोजेनिक में ये है. अब वॉल्केनो क्या होता है? आपके बुक में ज़्यादा वॉल्केनो के बारे में नहीं है, बस ये फिगर याद रखना. वॉल्केनो ये है मैग्मा, ठीक है, जहाँ से मैग्मा जो है वह जो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारी सबसे ऊपर वाली क्रस्ट वाली लेयर है. एंड फिर उसके नीचे कौन सी लेयर आती है? मेंटल. बट आप जितनी मेंटल को अभी ये पतली देख रहे हो उतनी पतली नहीं है मेंटल और भी ज़्यादा, बहुत 2900 किलोमीटर तक है. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट ज़रूर जाके चेक करना, क्लास 7 सोशल साइंस की, ठीक है. ओके, तो मेंटल ये हो गया. अब क्रस्ट. और आप यहाँ ध्यान से देखो कि मैग्मा जो है वो मेंटल तक नहीं है, कोर्स तक, ठीक है, जो अर्थ का कोर है वहां तक मैग्मा है. और जैसे जैसे कोर में जाते जाओगे मैग्मा और गर्म होता जाता है, ठीक है. और जब मैग्मा बहुत गर्म हो जाता है उसकी क्षमता एकदम ऐसे बाहर वो नहीं कर पाता कंट्रोल, तो वो बाहर निकल आता है. कभी कभी मैग्मा क्या होता है कि साइड से निकल आता है, उसका रास्ता तो ये है जाने का बट वो साइड से निकल आएगा.
और जब मैग्मा साइड से, अब जो ये जिसका इसका जो करेक्ट रास्ता है जाने का, इस रास्ते को हम कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। और जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है वॉल्केनो से, अंदर रहता है तब तो मैग्मा, लेकिन जब बाहर आ जाता है तो लावा। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ डायग्राम इतना, क्योंकि इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। और फिर एकदम टॉप पे जो जहाँ से निकलता है इसको क्रेटर कहते हैं, और जब मैग्मा ऐसे लावा निकलता है तो साथ में गैसेस और एशेस भी आते हैं, ठीक है, राख वगैरह और थोड़ी बहुत धुआं वगैरह। अब वॉल्केनो क्या होता है? एक वेंट होता है, ओपनिंग होती है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा, जिससे मोल्टन मैग्मा इरप्ट करता है। ओके। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मेन है व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है, प्रोसेस ध्यान से समझना कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलेंगी, मूव करेंगी, तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करेगा। इस वाइब्रेशन की वजह से होता है अर्थक्वेक, ठीक है। द प्लेस इन द अर्थ क्रेस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, अब जैसे अर्थ तो बहुत बड़ा है, जहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, जहां पर ये मूवमेंट मेन स्टार्ट हुई, और अर्थक्वेक बहुत ऐसे तेजी से ऐसे फैलता है, ठीक है। बाकी सबको थोड़ा, जो सबसे पास में होगा, जिसका घर इधर होगा, उसको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फील होगा, और जो यहाँ होगा उसको कम, ठीक है। तो जहाँ से ये अर्थक्वेक एकदम से स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब जैसे फोकस तो ज़मीन के अंदर होगा ना, और फोकस जमीन के अंदर होगा, उसके जस्ट ऊपर वाली जो पोजीशन है फोकस के ऊपर, अर्थ के बाहर, जैसे समझ लो आपका घर है, आपके घर के नीचे फोकस है, मतलब वहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, तो आपका घर, ये जो आपका घर का सरफेस है, इसको आप कहोगे एपिसेंटर। क्या कहोगे? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसको एपिसेंटर कहेंगे। इट इज मेजर्ड बाय द, अब हमें कैसे पता चलेगा अर्थक्वेक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है या कम हार्मफुल है, या फिर कितना अर्थक्वेक आया? तो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। अब आप बोल गए हमने तो पढ़ा था रिक्टर स्केल से, तो हाँ, रिक्टर स्केल ही सिस्मोग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करता है। क्या ड्रॉ करता है? ग्राफ। रिक्टर स्केल एक ग्राफ ड्रॉ करता है। ओके। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सडनली बी मिनिमाइज। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर जब नुकसान पहुंचाते हैं तो बहुत ज़्यादा वे में पहुंचाते हैं। ओके, इस तरीके का होता है। अब जैसे ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, तो ये घर नहीं भी है, समझो फॉरेस्ट है कोई यहाँ पर, तो फॉरेस्ट के जस्ट नीचे वाली एकदम जो जहाँ से अर्थक्वेक निकला है उसको हम फोकस कहेंगे। ये आप ध्यान से देख लो, फोकस हम किस कहेंगे? दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, जहाँ पर अर्थक्वेक आया है। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ से ही सेस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट हुई है, मतलब यहीं से अर्थक्वेक का एनर्जी फैला है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर एनर्जी जा रही है, यहाँ से अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में जाता है, वो आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थक्वेक आगे आगे फैलेगा, पीछे भी जाएगा। मतलब आप ये मत समझना कि हाँ आपको एक बार झटका लग गया अर्थक्वेक का, फिर आपको नहीं लगेगा, फिर और ये बढ़ता जाएगा, आगे वाले लोगों को लगेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा ऐसे गोल गोल डायरेक्शन में घूमता रहता है। ओके। और फिर यहाँ पर प्लेट होती है, प्लेट की बाउंड्री होती है। P waves or the longitudinal waves, S waves or the transverse waves, L waves or the surface waves। ये आपको याद रखना है कि longitudinal waves क्या होती हैं, transverse waves क्या होती हैं, and surface waves क्या होती हैं। तो ये P waves, L waves and L waves, SL। Major landforms, the landscape are the continuously worn away by the two forces, weathering and the erosion। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है? मैंने आपको बताया, जब रॉक वगैरह टूट के सॉइल बना लेते हैं। एंड इरोजन प्रोसेस क्या होता है? जब आपके सरफेस की ऊपर वाली जो मिट्टी है वो उड़ गई है। देखो, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग प्रोसेस होता है क्या? जब आपके अर्थ सरफेस पे रॉक टूटती है। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक द वाटर, विंड एंड आइस। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ बच्चों को पता है, बट कुछ बच्चे हमेशा सालों सालों तक कंफ्यूज रहते हैं कि इरोजन होता क्या है, ठीक है। तो जो आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो आपकी सॉफ्ट वाली मिट्टी है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो सॉफ्ट वाली मिट्टी है, क्या हुआ कि वो सॉफ्ट वाली मिट्टी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उस मिट्टी को उड़ाकर लेके गया, इरोजन कर दिया उस मिट्टी को। तो अब आप देखोगे कि अब जो मिट्टी बची है, आपके घर के बाहर तो बहुत सॉफ्ट मिट्टी थी, बट अब जो है बहुत ख़राब मिट्टी बची है। आप सोचोगे ये कैसा हो गया? तो वो ऐसा होगा कि बहुत तेज़ हवा आई और उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। तो ये होता है इरोजन। अब यहाँ से आपके चैप्टर में शुरू होता है वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ आइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है वाटरफॉल क्या होता है। वाटरफॉल को तो आप सबने देखा है, ये ऐसे पानी आराम से आ रहा था, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक स्टीप आ गया, ठीक है, एक ऐसे ढलान टाइप से आ गई और आपका सारा वाटर ऐसे नीचे।
तो जब ऐसा वाटर, इस तरीके का वाटर गिरने लग जाता है तो इसको आप वाटरफॉल कहते हो। लेकिन अगर यही आपको पेपर में पूछ लिया जाए वाटरफॉल क्या होता है, तब आपको नहीं आएगा, तो आपको इसकी डेफिनेशन हार्ड भी लगेगी, बट सिंपल है। व्हेन रिवर टम्बल्स अप एट अ स्टीप एंगल, स्टीप एंगल मतलब कोई ढलान टाइप सा आ जाता है, ठीक है, स्टीप एंगल बन जाता है ओवर अ हार्ड रॉक्स और डाउन, और ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं, ठीक है, बीच बीच में ऐसे साइड में बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे, ठीक है। एट स्टीप एट अ वैली साइड, वैली साइड में अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी अब यहाँ पर तो फॉरेस्ट साइड में समझ लो बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक ढलान टाइप सी आ गई और पत्थर वगैरह भी है, तो इसी को आप वाटरफॉल कहते हो, ठीक है, जब वाटर एकदम ऐसे स्टीप एंगल से फ्लो कर जाता है। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न, जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, प्लेन्स में, तो वो ट्विस्ट करती है, टर्न, आप यहाँ देख रहे हो ये रिवर ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये ट्विस्ट एंड टर्न करती है और बड़े बड़े बेंड्स बनते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बेंड्स बनते हैं। कुछ अभी आप यहाँ देख रहे हो कि छोटा सा बेंड कर रही है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड करती है, तो ये जो बेंड बना है, ठीक है, इसको हम कहेंगे मिएंडर्स। अब ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम जब ये मिएंडर हो रहा होता है, मिएंडर क्या है, ये जब बहुत बड़ा ऐसे लूप हो जाता है, ऐसे बहुत बड़ा, तो इसको हम नाम देते हैं मिएंडर। आपके बुक में बहुत अच्छा डायग्राम जो बन रखा है, आपको वही बनाना है। फिर ऑक्सबो लेक क्या होता है, एट दिस पॉइंट द मिएंडर लूप कट ऑफ। अब कभी कभी क्या होता है कि पानी ऐसे एकदम कट ऑफ हो जाता है, अब आपके बुक में ऑक्सबो लेक इसको कह रखा है, इसको, ठीक है, तो ये किससे बना है, मिएंडर से ही बना है ना। तो जब मिएंडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, जब रिवर से अलग हो जाता है, तो कभी कभी पानी साइड में भी चला जाता है, ठीक है, स्टोन्स वगैरह पे ऐसे कलेक्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ड्यूरिंग फ्लडिंग द रिवर डिपोजिट लेयर ऑफ अ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। जब फ्लडिंग हो रही होती है, जब पानी जब ऐसे जा रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है, जो भी रिवर अपने साथ पत्थर वगैरह, कभी तो अपने साथ जो छोटे बहुत पत्थर होते हैं या तो वो ले जाता है साथ में, और कभी कभी क्या होता है वही पत्थर या तो इरोड कर देता है या फिर डिपॉजिट कर देता है, ओके, और उसको हम कहते हैं सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। बैंक क्या होता है, अभी आप बैंक देख रहे हो किनारे पे, ठीक है, ओके, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल कॉल्ड अ फ्लड प्लेन। और इसी से क्या होता है, फिर ये पत्थर बाद में क्या होंगे, टूटेंगे और सॉइल बन जाएंगे, और सॉइल बन जाएंगे तो फिर प्लेन बन जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे तो प्लेन पे लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, समझ रहे हो पूरा प्रोसेस। द रेज्ड बैंक्स अलॉन्ग द रिवर आर कॉल्ड लीव्स। लीव्स किसे कहते हो, यही चीज, ठीक है, लीव्स, लीव्स तो आपको पता ही है। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, और फिर जितनी भी रिवर्स है वो साथ में डेल्टा में एंटर कर जाती हैं। वर्क ऑफ रिवर हमने खत्म कर दिया, वर्क ऑफ सी वेव्स देखो, सी वेव्स में भी वही डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में बन रखा है। वेव्स तो आपको ही पता है, लहर। द इरोजन्स एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। देखो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, जहाँ पर कोस्टल लैंडफॉर्म्स होती हैं, बीच वगैरह पर होता है इरोजन और डिपोजिशन। वेव जो भी अपने साथ लेकर आएगी, या तो वो उसको इरोड करेगी या तो वो डिपोजिट कर देगी। बीच पे अगर पत्थर वगैरह लेकर आ रही है तो वो डिपोजिट कर देगी। ड्यू टू सी वेव्स हॉलो केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। तो सी वेव्स की वजह से क्या होता है, बहुत ही खोखला सा बन जाता है, जो रॉक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी, यहाँ पे समझ लो कोई रॉक है, ठीक है, तो यहाँ पर खोखला सा ऐसे बन जाएगा, इसको हम कहेंगे सी केव्स। इसको हम क्या कहते हैं, सी केव्स। ओके, नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड अ सी केव्स एज कैविटी। ये सी केव की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एज कैविटी बिकम बिगर, और जैसे जैसे अब ये क्या करेगी, इस पूरे दीवार, इस पूरे पत्थर को तोड़ती रहेगी, धीरे धीरे तोड़ देगी, ठीक है, तो ये कैविटी, ये जो खोखलापन है, साइज में बड़ा होता रहेगा, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स, और इसी वजह से क्या होगा, एक सी आर्क बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अभी तो ये सी केव था, ये था सी केव, अब ये बन जाएगा सी आर्क, ओके, एज कैविटी बिकम दस इरोशन फर्दर ब्रेक्स द रूफ एंड द ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब धीरे धीरे क्या होगा, छत तो गायब ही हो जाएगी एकदम से, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, दीवार साइज वाला ही बचेगा, दीवार ही बचेगी, सिर्फ दीवार, ये छत निकल गई तो ऐसे दीवार बचेगी, सिर्फ सिर्फ दीवार। तो इस दीवार को हम क्या कहेंगे, स्टैक्स। पहले क्या हुआ था, पहले खोखला किया, सी केव बनाया, फिर आर्क बनाया, फिर छत को तोड़ दिया, फिर स्टैक। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। अब सी क्लिफ किसे कहते हैं हम लोग, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जो जो ऐसे वर्टिकल वाले, जो ऐसे पत्थर से होते हैं, जो राइज करते हैं वाटर को, जिनकी वजह से ये जो वाटर आप देख रहे हो ना उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, ये जो वाटर का आप उठना देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं सी क्लिफ, ठीक है, वर्टिकली अबव द सी वाटर। ये देखो, ये सी वाटर के ऊपर से, जब सी वाटर के ऊपर से राइज हो रहा है तो उसको हम सी क्लिफ कहते हैं, बहुत ईजी है। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस which erode of the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rocks below। अब जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, इन क्या करते हैं, जैसे जो भी सॉइल वगैरह होगा, ये अपने अंदर, अब ग्लेशियर्स है, बर्फ के अंदर समझ लो ये रॉक भी फंसा हुआ है, ठीक है, अब जब ये
जो बर्फ है इसके अंदर अब ये यहाँ पर रॉक फंसा हुआ है। अब जब ये बर्फ वाटर में जिस रिवर में लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो ये पत्थर भी साथ में क्या होगा, उसके साथ ही निकल जाएगा आगे। तो इससे क्या होगा, बाय बुलडोजिंग। बुलडोजिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरी जगह पर निकालना। तो ये क्या करती है, सॉइल को बुलडोज करती है। कोई भी मिट्टी, कोई भी पत्थर, ये अपने अंदर बर्फ क्या करेगी, जमा लेगी, और फिर जब आगे जाकर धीरे धीरे पिघलने लगेगी तो वो चीज वहीं क्या कर लेगी, डिस्पोज कर देगी। टीयर्स कौन कौन से मटेरियल्स कैरी करती हैं, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें, और दूसरी जगह पर डिपोजिट कर देती हैं। और जब ये चीजें डिपोजिट होने लग जाती हैं तो हम इसे कहते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, अब बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी सैंड ऐसे डिपॉजिट होती रही तो ये ग्लेशियर मोरेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं वर्क ऑफ विंड की तरफ। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड द, अगर इरोजन करवाना है तो विंड से अच्छा कोई नहीं है। अगर ये पौधा सीधा खड़ा है, इसको टेढ़ा करवाना है तो हवा करवा देगी। ठीक है, हवा ऐसे जितना क्रॉप है सबको टेढ़ा करवा देगी। ठीक है, मिट्टी अपनी जगह है, इसको दूसरी जगह ले जाना है तो हवा आएगी और दूसरी जगह लेके जाएगी। तो इरोड करने में बहुत फेमस है, इरोड में, और फिर उसके बाद डिपोज। तो ये एक एक्टिव एजेंट है इन द डेजर्ट ऑफ द विंड, और सबसे ज्यादा ये डेजर्ट में होता है। इट मेक्स अ रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम्स कॉल्ड अ मशरूम रॉक्स। तो ये रॉक्स को क्या करता है, मशरूम शेप में कर देते हैं, मशरूम शेप में कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। जब हवा रुक गई, अब समझ लो हवा चल रही है, इसने मिट्टी उड़ाई, हवा चल रही है, अब हवा रुक गई तो वही मिट्टी वहीं गिर जाएगी। ठीक है, और एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स और मशरूम रॉक्स में बहुत अंतर है। जब रॉक का शेप, पत्थर का शेप मशरूम की तरह होता है उसको मशरूम रॉक कहते हैं, और जब हवा जैसे सैंड को उड़ा के लेके जा रही है और लो हिल लाइक स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे पहाड़, जब छोटे छोटे पहाड़ बनाती है तो उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड इज वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैरी इट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अब जैसे कोई भी चीज़ हल्की है, कोई भी छोटा बच्चा उसको तो आप उठा के ले जा सकते हो, आप कोई बड़ा सा है तो उसको नहीं ले जा सकते हो। तो हवा क्या करती है, जो भी वो छोटे लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको तो बहुत दूर तक लेके चली जाएगी, बट बहुत भारी। व्हेन सच सैंड इज, और ऐसी हल्की जो सैंड्स होती हैं, हल्की हल्की लाइट सैंड्स, तो इनको क्या करती है, वो बहुत सारा डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, बहुत सारा और बहुत दूर तक ये डिपॉजिट कर दिया। इट कॉल्ड अ लुइस, इसको हम कहते हैं लुइस। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स एंड लुइस। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है इन जस्ट 15 मिनट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे। एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।